नमस्कार साथियों, मैं हूं श्रवण मांझू। आप देख रहे हो अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैथ्स वाला। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, अपनी ये जो क्लास है वो क्षेत्रमिति से संबंधित, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित चल रही है। आज की क्लास में अपन जो पिछली क्लास में बेलन के पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसमें वक्र पृष्ठ एवं संपूर्ण पृष्ठ तथा आयतन से संबंधित जो सूत्र बने थे उनके बारे में अध्ययन किया, तो काफ़ी सारी विद्यार्थियों के डिमांड थी। उन्होंने मैसेज किया है कि सर, जो टॉपिक समझाया गया है उनसे संबंधित बनने वाले प्रश्न हैं जो कुछ अगली क्लास में आप ले आते हो तो बेहतर रहेगा। तो उन सब के लिए उस डिमांड को देखते हुए मैं आज की क्लास में आपको बेलन के वक्र पृष्ठ, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ तथा बेलन के आयतन से संबंधित बनने वाले प्रश्नों को लेकर के चर्चा करेंगे अपन। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखिए मैं प्रश्न लेके आया हूं कुछ अपने लिए। आपको स्क्रीन पर प्रश्न दिखाई दे रहा है। पहला प्रश्न है अपना, धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाला एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जाती है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी? प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्या कहा जा रहा है? धातु की एक चादर है जिसमें ऊंचाई आपको दे दी 1 मीटर। ऊंचाई कितनी दी जा रही है? 1 मीटर। एच लिखा है, इसका मतलब है ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई है 1 मीटर। फिर आपको कहा जा रहा है 140 सेंटीमीटर व्यास है। व्यास कितना दे दिया उसका? 140 सेंटीमीटर। ठीक, बंद बेलनाकार टंकी बनाई जा रही है। किसके आकार की? बेलनाकार, अर्थात बेलनाकार भाग है ये। टंकी बनाई जा रही है, तो इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी? ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, अब बंद बेलनाकार टंकी बनानी है तो कल की क्लास में अपन ने अच्छी तरह से समझा कि बेलन, बंद बेलन है वो कैसी होती है और किस प्रकार होती है। आज फिर से आपको मैं समझा रहा हूं इस ठोस के माध्यम से। देखिए, ये है जो मेरे पास में एक डिब्बा, वो बेलन के आकार का है। और अब ये जो अपन इस प्रश्न को हल कर रहे हैं उसमें अपने को इस डिब्बे को बंद बेलनाकार डिब्बा समझना है। ये बेलन के आकार का डिब्बा है और ये बंद है। यहां से इधर से भी बंद है, ये इधर से भी बंद है, तो ये बंद बेलनाकार भाग हो गया। ठीक है, अब इस बंद बेलनाकार भाग को बनाने के लिए अपने से पूछा जा रहा है कि कितनी चादर की आवश्यकता होगी, जिसमें क्या कह दिया कि इसकी ऊंचाई है वो 1 मीटर है। इस बेलन की ऊंचाई कितनी दे दी? 1 मीटर है। ठीक है, और आपको कहा जा रहा है जो आधार का व्यास है वो 140 सेंटीमीटर है। ये जो आधार है इसका व्यास है वो 140 सेंटीमीटर है। ठीक, अब आपको इस चादर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपसे यह पूछा जा रहा है कि भाई उस चादर, कितनी चादर की आवश्यकता रहेगी। इसका मतलब ये हुआ प्रश्न का कि भाई उसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, क्षेत्रफल का मतलब यहां बंद बेलनाकार बना दी तो संपूर्ण पृष्ठ पूछा जा रहा है, वक्र पृष्ठ नहीं पूछा जा रहा है। आई बात समझ? जब टंकी बंद है तो यहां ऊपर भी चादर लगी हुई है और यहां पैंदे में भी चादर है। ठीक, तब जाके ये बंद हुई है। इसका मतलब अपन इस पूरी चादर का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कहने का मतलब इस संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है अपने को। बेलनाकार भाग के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बेलनाकार भाग का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय एरिया। कल की क्लास में आपने पढ़ा सूत्र क्या होता है भाई बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने का। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या था? एक वक्र पृष्ठ और दो वृत्त। एक वक्र पृष्ठ और 2 वृत्त। वक्र पृष्ठ क्या है? आयत है। ठीक है, समझी हुई चीज है। यदि किसी को पिछली क्लास आपने नहीं देखी है तो आप एक बार पिछली क्लास समझ लेना, वहां सूत्र कैसे बनते हैं और सूत्र क्या होते हैं। उसके बाद में यह क्लास देखोगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है विद्यार्थियों 2πr कोष्टक h + r। ये कैसे बना है और कौन कौन से भाग जोड़ करके बना है, ये सारा समझने के लिए आपको इससे पिछले वाली क्लास है जो कि देखनी पड़ेगी, और वो देख करके फिर इसको देखो तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। अब यहां अपन मान रख देते हैं इसका हल करने के लिए। तो ये 2 तो 2 ही है। ठीक है, संख्यात्मक मान ही है। पाई का मान विद्यार्थियों क्या होता है? 22/7। आर का मान क्या? आर आपको दे रखी है। आर का मतलब होता है त्रिज्या। त्रिज्या इस प्रश्न में कहीं दे रखी है? नहीं दी हुई है ना। एक चीज आपको दी हुई है, व्यास। व्यास क्या चीज होती है? व्यास हमेशा 2 त्रिज्याओं से मिलकर बना होता है।
व्यास होता है वो 2r होता है, अर्थात 2 त्रिज्याएं होती है इसमें, 2r बराबर व्यास होता है, ठीक है ना। तो r बराबर क्या हो जाएगा, इस व्यास का आधा होता है r, हमेशा त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। व्यास कितना 140 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी, r बराबर हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। बात समझ में आई क्या हुआ, व्यास हमेशा त्रिज्या से 2 गुना होता है। जो जब व्यास दे दिया जाता है, त्रिज्या अपने को जरूरत होती है, तो इस जिस व्यास है जितना है उसका आधा कर देते हैं, 140 का आधा कर दिया कितना हो गया 70, तो r का मान आपके पास में कितना आ गया 70 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है किसी की, नहीं है ना, चलिए होनी नहीं चाहिए। h का मान रखना है, h का मतलब ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है अभी 1 मीटर, कितनी है 1 मीटर। अब आपको थोड़ा ध्यान देना है, पिछली क्लास यदि देखिए तो अच्छी तरह समझ में आ रही है बात, क्या समस्या है यहां देखिए, त्रिज्या है वो सेंटीमीटर में, ऊंचाई है वो मीटर में। मैंने आपको पिछली क्लास में अच्छी तरह समझाया है कि जब भी राशियों की इकाई अलग अलग आ जाती है तो वहां सीधा मान नहीं रखना है, सबसे पहले उन राशि सबको एक करना है, इकाई सबकी एक करनी है, ठीक है ना। ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, या तो इस सेंटीमीटर को मीटर में बदल के रखो या फिर इस मीटर को सेंटीमीटर में बदल के रखो। यहां अपन ने सेंटीमीटर रख दिया है तो इसको सेंटीमीटर में बदल से, 1 मीटर का मतलब कितना होता है 100 सेंटीमीटर। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए, नहीं है तो भी आप यहां से कंठस्थ कर लेना, ऐसी चीजों को ध्यान में रखना। बस 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो ये मैं 1 न रख करके उसकी जगह 100 लिखूंगा, मान क्या लिखूंगा 100। प्रश्न में तो आपको 1 दिया है, पर सूत्र में मान रखूंगा वो 100 रखूंगा। क्यों रखूंगा, क्योंकि अब सेंटीमीटर वाला मान चाहिए अपने को, मीटर वाला नहीं चाहिए। तो ये h का मान हो गया 100 प्लस r का मान हो गया 70। कोई दिक्कत है यहां तक किसी की, नहीं है ना। चलिए अब ये संख्या 7 काट रहा है, 70 को 10 बार कट जाए, 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 10 440, कोष्टक 100 प्लस 70 170। कोई दिक्कत किसी के विद्यार्थी, नहीं है ना। चलिए अब जब कोष्टक के अंदर वाली संख्या और बाहर वाली संख्या के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तो मैंने आपको बताया है कि अपन कोष्टक हटा देते हैं और दोनों के बीच में चिन्ह किसका माना जाता है, गुणों का। आई बात समझ में ना। 440 इंटू 170, अब 440 को 170 से गुणा करना है, 2 तो ये 0 है वो सीधे आप लगा दीजिए, 2 0 हो जाएंगे, ठीक है। 17 चौक 68, 68 का 6, सॉरी 68 का 8, हंसल की 6, शेष बचे हुए 6, 17 चौक 68, 68 और 6 कितने हो गए भी 74, ये हो जाएंगे 74,800। इकाइयां किस में है, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो उत्तर भी आएगा सेंटीमीटर में। अब ज्ञात क्या किया अपन ने, क्षेत्रफल ज्ञात किया है, तो इकाई क्या रहेगी, वर्ग इकाई रहेगी। ये हो जाएगा आपका आंसर विद्यार्थियों 74,800 वर्ग सेंटीमीटर। आगे बात समझना। तो ये था जो एक टंकी आपको कह दिया जिसकी ऊंचाई 1 मीटर, व्यास 140 सेंटीमीटर दे दिया जाए और आकार दे दिया बेलनाकार। फिर आपको उस टंकी को बनाने के लिए कितनी चादर की आवश्यकता होगी, तो अपने को वहां क्या ज्ञात करना होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2 पाई r कोष्टक h प्लस r होता है, 2 कोष्टक पाई का मान 22/7 इंटू r का मान 70 कैसे मिला, व्यास 140 सेंटीमीटर था तो r हो गई 70, ठीक है। फिर अपन ने गणना की है तो ये आपको आंसर मिल गया। बात आ गई होगी यहां तक समझ में, आप आइए ना बात समझ में, ठीक है। ये जरूरत हो तो नोट डाउन कर लेना वीडियो को रोक करके, नहीं तो मैं आगे चलता हूं, अगला प्रश्न लेंगे अपन। ये चीज मिटा रहे हैं, देखिए अगला प्रश्न है अपना विद्यार्थियों, किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर, व्यास कितना दे दिया आपको 50 सेंटीमीटर। देखिए व्यास दे सकते हैं, त्रिज्या दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, पर है ये बेलनाकार, ध्यान रखना 50 सेंटीमीटर व्यास, ठीक है। और ऊंचाई आपको दे दी गई है 3.5 मीटर, h बराबर दे दिया 3.5 मीटर, ठीक। फिर आपसे ये कहा जा रहा है कि 12.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से दर दे रखी है। एक तो क्या चीज दे दी, दर दे दी, ठीक है। वो क्या दे दी, 12.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर, मीटर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट करवाना है। किस भाग पर पेंट करवाना है, वक्र पृष्ठ पर पेंट। प्रश्न आपको अच्छी तरह से स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये जो प्रश्न है इसको अब हल करना है अपने को कि भी व्यास दे दिया 50 सेंटीमीटर, त्रिज्या दे दी 3.5 मीटर, दर दे दी 12.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर
1 वर्ग मीटर के कितने 12.50 रुपए। तो वक्र पृष्ठ पर पेंट करवाने का व्यय ज्ञात करना है। अब आपके दिमाग में यह चीज आ जानी चाहिए कि भाई बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ क्या होता है, कौन सा भाग वक्र पृष्ठ होता है, उस पर पेंट करवाने का व्यय ज्ञात करना है। तो किसी भी संख्या में जब पेंट करवाने की व्यय की बात हो तो उससे पहले उस भाग का क्षेत्रफल पता होना चाहिए कि भाई कितने भाग पे अपने को पेंट करवाना। पेंट का मतलब होता है कलर करना, ठीक है ना, जो रंग से रंगना है उसको, तो वो बात होती है। तो पेंट कितने भाग पर करना है कलर, अपने को वो चीज देखनी। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है, पिछली क्लास में अच्छी तरह समझा बेलन का कौन सा भाग वक्र पृष्ठ होता है। देखिए बच्चों, ये जो बेलन है अपनी, इसमें ये जो भाग दिख रहा है ना, ये वाला, ये पृष्ठ दिख रहा है आपको, ये पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ है। ये ऊपर वाला भाग छोड़ देना है, ये नीचे पैंदा है ये भी छोड़ देना है, ये दोनों साथ में सम्मिलित नहीं करना है। जब ये सम्मिलित कर लेते हैं तो संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है, ठीक है। बस ये केवल ये वाला भाग ये होता है वक्र पृष्ठ। और इसका सूत्र क्या होता है समझा अपन ने पिछली क्लास में। तो वक्र पृष्ठ का पहले क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद में हमेशा व्यय मिलेगा, ठीक है ना। वक्र पृष्ठ पर पेंट करवाने का व्यय पूछा गया आपसे, ठीक है, पेंट का व्यय। व्यय का मतलब होता है कितना खर्चा आएगा इस पे कलर करना हो तो सबसे पहले अपन ज्ञात करेंगे वक्र पृष्ठ का एरिया, ठीक। वक्र पृष्ठ का एरिया ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है 2πr/h। समझा हुआ अच्छी तरह से, ठीक। मान ज्ञात कर लेते हैं, पहले इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो ये 2 इंटू पाई का मान विद्यार्थियों 22/7 इंटू आर का मान चाहिए। किसका मान चाहिए, आर का मान दिया हुआ है क्या, या नहीं दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है। तो हमेशा मैंने आपको बताया है कि भी त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। अब यहां एक चीज आप देखो गौर से, तो ये तो व्यास दिया हुआ वो सेंटीमीटर में, ऊंचाई दी हुई वो मीटर में, दर दे रखी है वो भी मीटर में। तो अपन क्या करेंगे, इस सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदल दो। सेंटीमीटर को मीटर में बदलूं अर्थात 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर होता है। तो 50 सेंटीमीटर से कितने मीटर होगा, आधा मीटर होगा। 50 सेंटीमीटर से आधा मीटर होगा, ठीक है। अब ये व्यास है आधा मीटर, मुझे क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो आधे मीटर का आधा करना है, आधे मीटर का आधा करूं तो मैं ये लिख सकता हूं इसको कि भाई आर बराबर है, वो है आर का मान विद्यार्थी होगा 1/4 मीटर। ये है आधा और ये है पाव, 1/4, ठीक है ना। तो ये 1/4 मीटर त्रिज्या होगी, 1/4 मीटर। पॉइंट में नहीं रख रहा हूं, बट केवल मान भिन्न में रख रहा हूं ताकि संख्या आगे अपने कट जाए तो आसानी हो जाएगी। तो आर का मान होगा 1/4 गुणा एच का मान, एच का मतलब ऊंचाई कितनी है अब अपने 3.5। कोई दिक्कत किसी के नहीं है ना, ठीक है। चलिए अब संख्या यदि कट रही है तो काट दीजिए, कट रही है 7 काट रहा है 35 को, ये 3.5 है, पर आप एक बार इसको क्या पढ़ो 35 पढ़ लीजिए, ठीक है। पॉइंटों वाले आपकी समस्या खत्म हो जाएगी, यहाँ डरना नहीं, पॉइंट आ गया गुणा कैसे करेंगे ये बहुत बड़ी समस्या होगी, नहीं। आप पॉइंट को एक बार है पर देखो ही मत। 7 काटो 35 को, 7 पंजे 35, 5 बार काट दिया है ना। तो यहाँ एक अंक को छोड़ करके पॉइंट है, तो यहाँ भी एक अंक को छोड़ करके पॉइंट लगा दो, बस ये पॉइंट लग जाएगा, अर्थात 0.5। 0.5 कह दूं या फिर आधा कह दूं, क्या कह सकता हूं इसको, आधा, ठीक। अब ये जो 2 है वो इस 4 को काट रहा है कितनी बार, 2 बार। ये 2 अंश में, ये हर में। फिर ये 2 काट रहा है किसको, 22 को कितनी बार, 11 बार। बात समझ आ रही है। फिर 11 इंटू बचा अपने पास में 11 इंटू 0.5, 11 इंटू 0.5, 11 को 0.5 से गुणा करना, ठीक है। 11 को 0.5 से गुणा करके फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो 11 को 0.5 से गुणा करेंगे, गुणनफल क्या आ जाएगा 5.5। अब ये दिक्कत किसी की, बस समझना, मैंने आपको यहां चीज बताई, यदि वो दिमाग में है तो इस गुणा को कोई दिक्कत नहीं, जैसे देखिए ध्यान दीजिए। अब करना क्या है आपको, पॉइंट है, ये यहाँ पॉइंट है, पॉइंट से डरने की जरूरत नहीं, बस आपको क्या करना है 11 इंटू 5 करिए। 11 इंटू 5 कितने हो गए भाई, 55 हो गए ना। अब देखिए पॉइंट है, एक अंक को छोड़ करके, तो एक अंक को छोड़ करके पॉइंट लगा देते अपन, बस हो गया ना ये आसान, 5.5 आ गया। किसी की है दिक्कत क्या, नहीं है ना, ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब क्या करना है अपने को, ये तो आया है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये सूत्र दिख रहा है अपने को, एरिया, ठीक है ना। ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल किस में है, मीटर में है, सॉरी, ठीक है ना, वर्ग मीटर। ये हो गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। प्रश्न में आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल नहीं पूछा, वक्र पृष्ठ पर पेंट करवाने का व्यय पूछा जा रहा है। तो कितने क्षेत्रफल पर होगा, 5.5 वर्ग मीटर पर होगा। 1 वर्ग मीटर के कितने रुपए, 12.5 है। 1 वर्ग मीटर की रेट क्या दे रखी है, 12.5 दे रखी है, या 12.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। तो अब अपने को 12.50 को 5.5 से गुणा कर लेना,
समझ गए बात को, ठीक है ना। यहाँ तो अब गुणा करना है अपने को, मूल्य ज्ञात करना है, या फिर मैं कह दूं व्यय ज्ञात करना है। तो व्यय हो जाएगा 12.5 गुणा 5.5। 12.5 1 मीटर की है, 1 वर्ग मीटर की है, और कितने वर्ग मीटर है? 5.5 वर्ग मीटर है। जब एक राशि का मूल्य अपने को पता होता है और एक से अधिक राशियों का मूल्य ज्ञात करना होता है तो गुणा करते हैं। जैसे मैं ये कह दूं कि इस पेन का मूल्य 25 रुपए, अब ऐसे ही मुझे 5 पेने चाहिए तो 25 का 5 से गुणा करेंगे। तो यहां भी यही देखना कि 1 वर्ग मीटर का 12.50 है, तो ऐसे ही 5.5 वर्ग मीटर का कितना हो जाएगा वो अपने को ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो ये हो जाएंगे 12.60 और 6 ये 66, फिर आधा ये 2.5 68.75 68.75 रुपए। एक बार गुणा कर लेना, ठीक है ना। 12.5 तो ध्यान दीजिए, गुणा करके बता देते हैं कि 12.5 का गुणा करना है 5.5 से। जल्दबाजी में कहीं गलत ना कर बैठे। पॉइंट है यहां अपने को देखने की जरूरत नहीं है, यदि रखो देखो तो ये यहां पॉइंट है दोनों, ठीक है ना। आई बात समझ में। 5 का 5 से किया 25, हासिल के 2 शेष बचे। 5 दूने 10, 5 25 35 और 2 शेष फल वाले 37, हासिल के 3 बचे, ठीक है। अब अपने करना है, ये तो हो गया क्लियर। अब 5 का 1 से करना है। 5 इस 5 का यहाँ 0 हो गया, किसी से नहीं, ठीक। ये 5 दूने 10, 10 और 5 15, हासिल के कितने बचे हुए थे? देखिए 5 दूना 10, 5 25, 25 और 10 35, 35 और 2 37, हासिल के 3 थे, ठीक है ना। तो 5 एकम 5, समझना अच्छी तरह से, ये गुणा कम समय में होने का तरीका, ठीक है। 5 एकम 5, ये 5 यहां से कोई संख्या होती है तो उससे गुणा करते हैं नहीं, ठीक है। फिर 5 × 2 ये करने 10, 10 और 5 15, हासिल के 3 18, शेष 1, ठीक है। अब क्या करना है, ये तो हो गया क्लियर। अब यहां करना है 5 एकम 5, इसका करना है 0 से हो जाएगा, तो 5 एकम 5, एक हंसल वाला 6, ये होगा गुणनफल अपना, ठीक है ना। तो यहां 2 अंकों को छोड़ करके पॉइंट है, तो 2 अंकों को छोड़ करके पॉइंट, तो ये 68.75 68.75। आगे बात समझ में। तो ये था आपको बेलनाकार भाग दे दिया जाए जिसके वक्र पृष्ठ पर पेंट करवाने का व्यय ज्ञात करने का तरीका। प्रश्न किसी भी प्रकार से बनाया जा सकता है। जब भी व्यय पूछा जा रहा है आपको पेंट करवाने का, तो पहले उसका क्षेत्रफल पता करना है जिस भाग पे पेंट करना है। यहां संपूर्ण पृष्ठ को दिया जाता है कि संपूर्ण पृष्ठ पे पेंट करवाना है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करते। यहां वक्र पृष्ठ का पूछा जा रहा है तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात किया, 5.5 आया अपने पास, ठीक। अब इस 5.5 को इधर से गुणा करेंगे तो वह मिल जाएगा अपने को। 12.5 को गुणा किया 5.5 से, हो गया 68.75। तो ये है वक्र पृष्ठ का पेंट करवाने का व्यय ज्ञात करने का तरीका। कोई भी प्रश्न किसी प्रकार से पूछा जा सकता है। आपको व्यास दिया है तो इस प्रकार के प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे। और लेते हैं एक आध प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न लेते हैं 2-4, ठीक है ना। तो समस्या आपकी कहाँ आ रही थी वो सारी समस्या हल हो जाएगी। बात समझ में आ रही है ना। तो अपन आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। इस प्रकार कहाँ दिक्कत आई थी प्रश्न हल करते वक्त वो तो ज्यादा मेरे को नहीं बताया आपने, पर जहां दिक्कत थी, अब ये ऐसे प्रकार के प्रश्न यदि हल कर लोगे तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। अगला प्रश्न ले रहा हूं। अगला प्रश्न है, मान लीजिए आपको यह दे दिया गया कि ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी दे दी भाई? 14 सेंटीमीटर वाला एक लंबवर्तीय बेलन है। h बराबर था 14 सेंटीमीटर। लंबवर्तीय बेलन है का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया। वक्र पृष्ठीय एरिया आपको दे रखा है और वो कितना दे दिया? 88 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ठीक है ना। ये 88 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है? व्यास ज्ञात करना है। यह है प्रश्न अपना। ऊंचाई आपको 14 सेंटीमीटर दे रखी है, वक्र पृष्ठीय एरिया आपको 88 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है और व्यास आपसे पूछा गया है। देखिए अभ्यर्थियों, यहां वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया, ऊंचाई आपको दे दी, व्यास पूछा है, त्रिज्या पूछ सकता है, आयतन पूछ सकता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ सकता है। प्रश्न में कुछ भी पूछा जा सकता है। आपको 2 चीजें दे करके अन्य आपसे पूछी जा सकती है। तो यहां अब इस प्रश्न को हल करने का तरीका क्या रहेगा अपना? पिछली क्लास आपने देखी है तो एक बात मैंने बताई थी, वो बात यदि याद है तो इस प्रश्न को हल करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्या बात थी? देखिए अब आपको क्या करना है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है, दिया हुआ ना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक चीज बताई वो याद करिए कि ऐसी राशि कोई आपको प्रश्न में दिख जाए जिसका सूत्र अपने को पता हो। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्रफल पता है
है या नहीं है? बेलन के वक्र पृष्ठ ज्ञात करने का सूत्र पता है और इसका मान अपने को दे रखा है, तो अपने को क्या करना है, उस सूत्र के बराबर उस मान को रखना है। और सूत्र क्या होता है वक्र पृष्ठ का? 2πr/h। वेरी गुड, ठीक है ना। और इसका मान कितना दे दिया आपको भाई? 88 दिया। ये तो 88 अपन रख देते हैं, कोई समस्या नहीं है ना भाई। मैंने आपको क्या कहा, जिस राशि का सूत्र अपने को पता हो, ये 88 है, वो वक्र पृष्ठ है और वक्र पृष्ठ का सूत्र अपने को पता है, तो सूत्र को उसके बराबर रख दिए। ऐसा जब भी आ जाता है हमेशा यही करना बस, ठीक है ना। इस प्रश्न की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी स्थिति में जब ऐसी राशि आपको प्रश्न में मिल जाती है और उसके बारे में सूत्र अपने को पता होता है, तो उसको सूत्र के बराबर रख दीजिए बस। अब शेष मान आपको जो दे रखे हैं उसको अपन यहां रख देंगे और जो पूछा जा रहा है वो ज्ञात कर लेंगे। पूछा क्या प्रश्न है? व्यास पूछा। व्यास का मतलब त्रिज्या का 2 गुना। किसका? त्रिज्या का 2 गुना। मेरे कहने का मतलब आपसे 2r का मान ज्ञात करना है। व्यास मतलब त्रिज्या का 2 गुना, ठीक है ना। ये त्रिज्या r मतलब त्रिज्या और त्रिज्या का 2 गुना क्या होगा? व्यास होगा। तो यहां ध्यान दीजिए, एक तो ये 2 और ये r, इन दोनों को छेड़ना ही नहीं है। 2r का तो मान अपने को ज्ञात करना है, प्रश्न कम समय में हल करने के लिए पूरी मान को छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो ये 2r तो जैसा है वैसा मैं रख रहा हूं। पाई का मान 22/7, h का मान 14 बराबर क्या दे दिया? 88। कोई दिक्कत किसी के भाई? नहीं है। चलिए 7 14 को काट रहा है 2 बार, ठीक। ये 22 88 को काट रहा है 4 बार। समझिए बात को। पिछली क्लास यदि देखी है तो ये संख्याएं काटने मैंने आपको बताया क्या तरीका होता है। देखिए ये 22 इस बराबर से इधर है, 88 बराबर से उधर है, मतलब दोनों का पक्ष अलग अलग हो गया। अब आपको जब पक्ष अलग अलग हो जाता है तो संख्या काटने का तरीका होता है कि अंश वाली संख्या अंश को काटेगी और हर वाली संख्या हर को काटेगी। समझे बात को? पिछली क्लास में भी बताया, फिर से बता रहा हूं कि यदि आप संख्याओं को इस प्रकार काटना चाहते हो कि एक पक्ष में इधर और दूसरी इस पक्ष में है, तो संख्या कट जाती है। यदि दोनों एक ही पक्ष में होती, जैसे मैंने 7 और 14 को काटा, तो 7 हर में है, 14 अंश में है, तब जाके कटे। दोनों का पक्ष तो एक ही है, दोनों बराबर से इधर ही है, एक साथ ही है। एक साथ बैठी है तो ऊपर नीचे है तो कट गई, पर दोनों एक साथ नहीं अलग अलग बैठी है तो ऊपर वाले को अर्थात अंश अंश को काट देगा और हर हर को काट देगा, ठीक है। तो यहां 22 एकम 22, 22 चौक 88, ये कट गया। फिर ये 2 4 को काट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये काट दिया, ठीक। तो यहां क्या है? 2r बचा हुआ है और इधर कितना बच गया भाई? 2। 2r का मतलब व्यास ही तो है भाई। त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है? व्यास। और व्यास का मान कितना आ गया? 2। मान सारा किस में? सेंटीमीटर में। तो ये आ गया आंसर आपका, व्यास 2 सेंटीमीटर। बिल्कुल आसान प्रश्न था ना, कहां दिक्कत आई इसमें बताइए मुझे? आनी नहीं चाहिए थी दिक्कत तो, ठीक। पर बात आपको ये याद होनी चाहिए कि जब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो प्रश्न में आगे क्या करना है अपने को? क्षेत्रफल दिया हुआ है तो उसको उसके सूत्र के बराबर रखना था, ठीक है। फिर प्रश्न ने व्यास पूछ लिया, तो कई बार अभ्यर्थी क्या करते हैं कि उसकी त्रिज्या ज्ञात करते हैं और फिर व्यास करते हैं, तो इतना लंबा जाने की कहां जरूरत है? अपने को सीधा ही पता चल गया व्यास, व्यास का मतलब 2r होता है। 2r का तो मान ज्ञात करना, तो इसको तो छेड़ो ही मत, छेड़ने की जरूरत है नहीं है। बाकी प्रश्न को हल किया, अपने को आंसर मिल गया बस, ठीक। चलिए अगला प्रश्न ले रहा हूं। प्रश्न को थोड़ा सा ठंडे दिमाग से हल करो, बस प्रैक्टिस करोगे तो कहीं भी दिक्कत आने वाली है ही नहीं। अगला प्रश्न देखिए, ऐसा ही प्रश्न ले रहा हूं। एक लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 वर्ग मीटर है और यदि बेलन के आधार की त्रिज्या आपको 0.7 मीटर दे दी है तो ऊंचाई क्या होगी, ये पूछा जा रहा है, ठीक। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे दिया? वक्र पृष्ठीय एरिया बराबर दे रखा है 4.4 वर्ग मीटर, जैसा कि आपको प्रश्न में दिख रहा है, ठीक है ना। अच्छी तरह से समझिए प्रश्न को, जो प्रश्न में आंकड़े दिया वो मैं लिख रहा हूं एक बार यहां। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या आपको दे रखी है, r बराबर दे दी 0.7 मीटर। बस इस प्रश्न में कुछ नहीं है, पॉइंट दे दिया है, पॉइंट से आपको पॉइंट ये पहाड़ जैसा लग रहा है बस, ठीक है ना। तो डरने की जरूरत नहीं है, ये पॉइंट वाले आ गए तो कोई डरने की जरूरत नहीं आपको। पॉइंट, ठीक है ना, ये खाएगा नहीं भाई, है बस बैठा है, अपने को क्या करना है, ठीक है। डरने की जरूरत नहीं है। ऊंचाई पूछी जा रही है आपसे। यदि पिछला प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आया है तो विद्यार्थी इस प्रश्न में भी कहीं दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। तो भाई बात समझ में आती है ना आपको कि भाई जब वक्र पृष्ठ दे दिया है, वक्र पृष्ठ का मान आपको दे रखा है 4.4 वर्ग मीटर है, तो मैंने आपको चीज अभी क्या बताई कि यदि ऐसी राशि कोई प्रश्न में मिल जाती है जिसका मान
सॉरी जिसका सूत्र अपने को पता हो, तो फिर क्या करना है, सूत्र के बराबर रखना है। तो यहां वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ का सूत्र अभी लिखा अपन ने, क्या होता है 2 पाई आर एच, वेरी गुड, ठीक है ना, जिसका मान कितना दे दिया 4.4 वर्ग मीटर। कोई दिक्कत किसी का? ज्ञात क्या करना है, ऊंचाई, तो इस ऊंचाई को तो छेड़ना नहीं है, बाकी है जो मान रख देते हैं अपन। 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 0.7 बराबर, सॉरी गुणा एच बराबर 4.4। कोई दिक्कत भाई किसी के? नहीं है ना। चलिए अब मैं संख्याएं काट रहा हूं, देखिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको जो भय है, बहुत बड़ा भय है आपके लिए, डर है कि नहीं, आपकी जो बड़ी समस्या है उस समस्या का मैं समाधान यही कर देता हूं। देखिए ये पॉइंट, इधर इस पक्ष में भी पॉइंट है, ये संख्या भी अंश में है, ये संख्या भी अंश में, तो ये पॉइंट छोटे क्लासों में कहते थे ना, पॉइंट उड़ गया बस, ठीक है ना, उड़ा दिया अपन ने, पॉइंट से पॉइंट गायब हो गया बस। ये 7 है इधर अब, और इधर 44 है। कोई दिक्कत किसी के? नहीं है ना, संख्या बस आसान होगी। तो ये 7 से 7 कट गया है, और ये 22 एकम 22, 22 दूने 44 कट गए, कोई दिक्कत नहीं। और ये 2 एकम 2, ये 2 एकम 2, सारी चीज फिनिश। बचा क्या इधर h, इधर क्या बचा, सारा कट गया, मतलब 1 बचा हुआ है। तो ये h का मान आ गया 1, किस में है सारी संख्याएं, मीटर में, तो ये मीटर। कोई दिक्कत किसी के? नहीं है ना। तो बस इतना आसान सरल प्रश्न था। क्यों नहीं हुआ, कहां समस्या आई, मुझे तो भाई कहीं नहीं दिख रही है, आपके कहां आ रही थी, उस चीज को आप जानो। इतना सरल प्रश्न, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगला प्रश्न ले रहा हूं मैं अपने लिए। प्रश्न को आप आराम से थोड़ा पढ़िए, प्रश्न क्या कह रहा है, जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे अपने करते जाना बस। प्रश्न जो अपने करने के लिए कहा है वो करते रहना है। ऐसे प्रश्नों को आप ज्यादा लंबा टाइम नहीं देना, बस फटाक से सरल हो जाने चाहिए आपके, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब अगला प्रश्न आ गया, एक वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है। बात एक समझना, मैंने आपको कल भी कहा था कि कुएं की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बच्चों, कुएं की बात की जा रही है, ठीक है ना। कुएं का आंतरिक व्यास दे दिया गया है। ये शब्द आ गया आंतरिक व्यास। क्या होता है आंतरिक व्यास भाई, आंतरिक व्यास क्या होता है, बाह्य व्यास क्या होता है, जिसका मान दिया 3.5 मीटर। समझिए कुआं होता है ना, वो उसके आकार को अपने, ठीक है ना, मानसिक रूप से देखिए आप उसको, तो वो होता है बेलन के आकार का। कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, ठीक। वहां क्या होता है, कुआं थोड़ा खोखला बेलन के आकार का होगा। किसके आकार का होगा, खोखले बेलन का। कैसे, कुआं अंदर से बिल्कुल खोखला होता है कि नहीं। फिर बाहर कुछ एक चौड़ी, विशेष चौड़ाई की पट्टी होती है, ठीक है ना, बेलनाकार भाग की होती है, नहीं होती, तो वो खोखला बेलन होता है। तो खोखले बेलन में क्या होता है कि 2 प्रकार की त्रिज्या होती है, एक आंतरिक त्रिज्या होती है, एक बाह्य त्रिज्या होती है। अगली क्लास में अपन खोखले बेलन को समझेंगे, ठीक है ना। तो यहां केवल इस प्रश्न के बारे में क्या था उसको समझ लीजिए, ज्यादा इसमें कुछ गहराई वाली बात नहीं है। तो कुएं का आंतरिक व्यास दे दिया 3.5 मीटर। फिर आपको कहा जा रहा है कुएं की गहराई है वो 10 मीटर। गहराई कितनी दे दी, 10 मीटर। तो ये चीज आपको पहले मैं बता चुका था, गहराई क्या चीज होती है, ठीक है, पिछली क्लास में, यदि पता हो तो। अब पूछा क्या, एक तो पूछा जा रहा है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय एरिया, ठीक है। और दूसरा पूछा जा रहा है कि 40 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, दर आपको दे रखी है, वो क्या दे दी, 40 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इस पे क्या करना है, वक्र पृष्ठ पे प्लास्टर करवाने का व्यय ज्ञात करना है, ठीक। ये प्रश्न है, प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। ये जो राशि मैंने मान रखी है, बस मैंने प्रश्न को यहां ले लिया है, ठीक है ना। जो विशेष चीज थी वो यहां उतार ली, प्रश्न को हल करने की कोशिश करते। देखिए आंतरिक व्यास है वो 3.5 मीटर है, ठीक। गहराई दे दी 10 मीटर। अब तो पिछली क्लास आती है, अच्छी तरह समझी है आपने, पॉइंट टू पॉइंट बात को ध्यान में रखा है। तो मैंने एक चीज बताई थी कि बेलनाकार भाग में या फिर, ठीक है ना, घनाभाकार भाग आ जाए तो उसमें एक शब्द दे दिया जाएगा, मैंने कहा था वहां गहराई का, और वो गहराई वाला शब्द यहां आ गया है। ये गहराई ऊंचाई ही है, एक तो नाम ऊंचाई या फिर गहराई, दोनों में से कोई है। गहराई का मतलब क्या होता है, ऊंचाई का मतलब, कब गहराई होती है कब ऊंचाई होगा, शब्द ये समझिए आप, ठीक है। यदि कोई जमीन तल से नीचे है, या अर्थात कह दो जमीन के अंदर कोई बात हो रही है, तो वो होगी गहराई। और भूतल से यदि कोई ऊपर वस्तु है तो उसकी नाम बनेगी ऊंचाई। तो कुएं की बात चल रही है तो कुआं हमेशा भूतल के अंदर होगा।
इसलिए वहां शब्द क्या रखा, गहराई रखा है। ठीक, यदि मैं कह देता टंकी की बात कर लूं तो टंकी क्या है कि जमीन के ऊपर रखी जा सकती है, तो वहां क्या होगा, ऊंचाई होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, गहराई और ऊंचाई दोनों एक ही चीज है। तो यहां प्रश्न में क्या दे दिया आपको, व्यास दे दिया है और ऊंचाई दे दी है। पूछा क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और फिर उस क्षेत्रफल पे 40 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से वह क्या होगा। ये दोनों आपको चीज एक ही प्रश्न में दोनों एक साथ करवा रहा हूं, ठीक है ना। था प्रश्न दोनों अलग अलग थे, पर प्रश्न को मैंने एक साथ में ले लिया बस। ठीक, चलिए अब व्यास दे रखा है तो मैं आपको पूछ लूं त्रिज्या कितनी होगी। त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है, तो त्रिज्या 3.5/2। ठीक है, ऊंचाई आपको 10 मीटर दे रखी है। पूछा क्या, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, सूत्र क्या होता है, 2πr/h। वेरी गुड। ठीक, चलिए मान रख देते हैं अपन, 2 गुणा पाई का मान 22/7, कोई दिक्कत नहीं है ना। आर का मान कितना बन गया, 3.5/2 इंटू एच का मान कितना बन गया, 10। सारी राशि मीटर में, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो कोई बदलने वाली बात नहीं है। ठीक है ना। चलिए 7 काट रहा है 35 को, 35 नहीं है 3.5 है, पर पॉइंट अपन एक बार नहीं देखेंगे, तो 35 को काट देगा कितनी बार, 5 बार। पॉइंट वापस लगा देंगे, ये 0.5 हो जाएगा। ये 2 से 2 कट गए, कोई दिक्कत किसी के। 22 का मैं आधे से गुणा करूं तो 11, और फिर 10 से गुणा करूं तो 110। ये आ जाएगा वर्ग मीटर में क्षेत्रफल किसका, कुएं के आंतरिक पृष्ठ का, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। अब आपसे कहा जा रहा है दर दे दी 40 रुपए प्रति वर्ग मीटर, मतलब एक वर्ग मीटर के कितने रुपए, 40 रुपए। तो 110 वर्ग मीटर के कितने रुपए लग जाएंगे, तो वह हो जाएगा वो, समझ गया ना क्या करना है, बस वह ज्ञात करना है भाई। एक वर्ग मीटर का 40 रुपए है, तो 110 वर्ग मीटर का ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात, 110 का गुणा किससे करना है, 40 से करना है। ठीक है ना। फिर तो 40 से गुणा करने के लिए 11 चौक 44, और ये 4400 रुपए। 0 0 2 0 लगा दी, 11 का 4 से कर दिया, 11 चौक 44। ये हो गया आंसर। कहां दिक्कत आई भाई, नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से तो भाई। ठीक है ना, बिल्कुल आसान प्रश्न थे ये। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। ऐसे प्रश्न जब भी आ जाते हैं तो उनको ज्यादा, ठीक है ना, आप सीरियस मत लीजिए, प्रश्न को ठंडे दिमाग से हल करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल आसान प्रश्न ये थे, ज्यादा कोई डीप प्रश्न नहीं थे, और ऐसे ही प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में, ध्यान रखना। ठीक है ना, ज्यादा कोई डीप प्रश्न नहीं, ऐसे आएगा और आप बस हड़बड़ाहट में उस प्रश्न को या तो हल करने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं गलती कर बैठोगे, या फिर आप प्रश्न छोड़ ही दोगे बस। ठीक है, ये होता नहीं, ऐसा नहीं छोड़ना। प्रश्न थोड़ा ठंडे दिमाग सोचना कि प्रश्न क्या दिया है, और जो मैंने चीज बताई है उसको वहां फॉलो कर लोगे तो कोई प्रश्न कहीं गलत होने के चांसेस नहीं रहेंगे। आगे ना बात समझना। तो ऐसे प्रश्न को आप आराम से ठंडे दिमाग से हल करो, बस कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए एक आध प्रश्न और ले लेते हैं, क्या है क्या नहीं, आगे देखिए। आपको ये कहा जा रहा है कि ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारित, देखिए स्क्रीन पे आपको प्रश्न अच्छे तरह से स्पष्ट दिखाई दे रहा ना। चलिए 1 मीटर ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता 15.54 लीटर है। इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु शीट की आवश्यकता होगी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। ठीक है, चलिए कहां दिक्कत आई है, और ऐसा प्रश्न यदि बनता है तो कईयों की दिक्कत आनी स्वाभाविक है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या दिया, 1 मीटर ऊंचाई 1 मीटर दे दी। ऊंचाई क्या दे दी प्रश्न ने, 1 मीटर दी भाई। देखिए h बराबर दे दिया 1 मीटर। ठीक, फिर प्रश्न ने क्या कह दिया, धारिता दे दी, बर्तन की धारिता। ये नया शब्द आ गया, बस ये गड़बड़ कर दिया। यहां धारिता दे दी 15.4 लीटर। ठीक, और पूछा क्या, 15.4 लीटर है, तो इनको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी। क्या चाहिए, शीट की, या फिर ठीक है नहीं मैं कह दूं एरिया पूछा जा रहा है आपको, क्षेत्रफल। शीट की जो धातु है उस शीट की मात्रा पूछी जा रही है, क्षेत्रफल पूछा जा रहा है कि कितने वर्ग मीटर शीट की आवश्यकता होगी। यह है प्रश्न। तो यहां नई चीज क्या आई है, एक शब्द आया धारिता। क्या चीज होती है धारिता। देखिए धारिता चीज कोई ज्यादा नया शब्द नहीं है, पर आपको नहीं सुना है तब तक अपने को ये लग रहा है कि धारिता क्या चीज होती है क्या नहीं होती। यहां समझिए धारिता क्या होती है। मैं यदि कह दूं कि एक आपको टंकी दे दी जिसके अंदर 15.4 लीटर पानी आ सकता है, पानी की मात्रा कितनी, 15.4 लीटर, तो उस शब्द को मैं दूसरी भाषा में यह कह सकता हूं कि उस टंकी की धारिता है वो 15.4 लीटर है। कहने का मतलब उस टंकी के अंदर पानी की मात्रा कितनी आ सकती है, 15.4 लीटर आ सकती है। अब अपने को पानी की मात्रा दे दी और फिर ऊंचाई दे दी, पूछा जा रहा है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक तो त्रिज्या चाहिए और एक ऊंचाई चाहिए, त्रिज्या है नहीं। अब धारिता से त्रिज्या कैसे ज्ञात करें। तो जब भी पानी की बात होती है, तो मैंने पिछली क्लास में बात की आपसे कि भी पानी की मात्रा पूछ ले, तो उस स्थिति में अपने को हमेशा ध्यान रखना है कि आयतन वहां कहीं ना कहीं अपने काम आएगा। क्या काम आएगा, आयतन काम आएगा। तो अब अपने को पानी की मात्रा दे दी है, तो इस पानी की मात्रा को वापस अपन किस में बदलेंगे, आयतन में बदलेंगे। पिछली क्लास में आपको मैंने अच्छी तरह से बताया था कि भाई एक वर्ग मीटर बराबर, सॉरी एक घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है। बात समझ आई थी। चलिए, और 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर होता है।
ये चीज मैं पिछले क्लास में चर्चा कर चुका हूं। तो यहां जो मात्रा है वो लीटर में है, किस में है, लीटर में है, और जो ऊंचाई दे रखी है वो किस में दे रखी है, मीटर में। तो अपने को सेंटीमीटर वाली इकाई का तो काम नहीं लेना यहां, ठीक है। अपन कौन सी इकाई को काम लेंगे, घन मीटर वाली को लेंगे। हालांकि सेंटीमीटर वाला काम ले लोगे तो गलत नहीं होगा, पर वहां राशि वापस बदलनी पड़ेगी, सेंटीमीटर वाले को मीटर में, या फिर इस मीटर को बदलना पड़ेगा सेंटीमीटर में। जो आपकी इच्छा है वो अपन इच्छा के अनुसार चलते रहेंगे। बट यदि आप मीटर को सेंटीमीटर में बदल दो या फिर सेंटीमीटर को मीटर में बदल तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मान लीजिए ये ले लेते हैं 1000 घन सेंटीमीटर बराबर कितना लीटर होता है, 1 लीटर होता है। तो 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होता है, तो 15.4 लीटर में कितने घन सेंटीमीटर होगा, ये चीज देखिए भाई। 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर दिया ना 1 लीटर, ठीक। अब आपको 1 लीटर की जगह कितना चाहिए, 15.4 लीटर चाहिए। एक को आपने 15.4 बना दिया, मतलब 15.4 से गुणा किया, तब यहां संख्या भी तो क्या करनी, 1000 का गुणा करना 15.4 से, ये हो जाएगा घन सेंटीमीटर, ठीक। जब गुणा करोगे ऐसे संख्या होगा तो गुणनफल क्या आ जाएगा अपना भाई, 15.4 को 1000 से गुणा करना है तो गुणनफल क्या बन जाएगा, 15400 घन सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका आयतन। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, आयतन हो जाएगा। आपने लीटर वाली संख्या को किस में बदल दिया, घन सेंटीमीटर में बदल दिया। आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जब घन सेंटीमीटर आ जाता है तो उसको लीटर में बदलना। पिछले प्रश्न आपने यदि अच्छी तरह से अध्ययन किया है तो वहां आपको बात समझ में आई होगी। अब यहां क्या है, थोड़ा उल्टा है, ठीक है। लीटर आपको दे रखा है, ये क्या दिया है, मात्रा लीटर में दी हुई। लीटर वाले को अपन ने किस में बदला, घन सेंटीमीटर में बदला। कैसे बदला है वो चीज यहां समझ लेना भाई। 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं, 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होता है, तो 15.4 लीटर में कितने घन सेंटीमीटर होंगे। तो अपन क्या करेंगे, 1000 को 15.4 से गुणा करेंगे। जब 15.4 से गुणा किया तो कितना हो गया, 15400 घन सेंटीमीटर। समझ गए यहां, ठीक है ना भाई। एक अंक के बाद पॉइंट था तो यहां 0 तो 3 लगाने थे, कितने 0 3 लगाने थे, पर लगाए कितने 2, क्योंकि एक तो ये पॉइंट में चला गया यहां, ठीक। ये हो जाएगा 15400 घन सेंटीमीटर, क्या आया, आयतन आया। तो ये जो मीटर वाली राशि है, अब यहां सेंटीमीटर में आ गई तो ये मीटर वाली को आप सेंटीमीटर में बदल दो। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए, 100 सेंटीमीटर हो गए। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई आपको दे दी, आयतन आपको दे दिया, तो क्या ज्ञात कर लो, त्रिज्या ज्ञात कर लीजिए। शायद प्रश्न आपको त्रिज्या पूछी गई थी या क्षेत्रफल पूछा गया था, ठीक है ना। तो यहां आप त्रिज्या और क्षेत्रफल, त्रिज्या मिल जाएगी तो फिर क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। चलिए अब अपन क्या करते हैं, इसका त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। जब आयतन अपने को मिल गया है तो एक बात फिर से याद रखनी है आपको कि जो राशि आपको प्रश्न में दी हुई है उसका यदि सूत्र होता है तो अपन उसको सूत्र के बराबर रखेंगे। इस राशि को देखें तो ये लीटर में है, इसमें तो कोई लीटर वाला सूत्र था नहीं अपने पास। सूत्र किसका है, आयतन का है। तो पहले अपने लीटर को किस में बदला, आयतन में बदला। लीटर था उसको घन सेंटीमीटर में बदला, ये आयतन हो गया अपना। अब आयतन को किस में बदलेंगे, वापस आयतन का सूत्र के बराबर रखेंगे, ठीक। तो अब ये बेलनाकार टंकी है या बेलनाकार बर्तन है, तो इसका आयतन कितना दे दिया, 15400 घन सेंटीमीटर। अब आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, जो पिछली क्लास में अच्छी तरह समझा आपने, पाई आर स्क्वायर एच। आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा करना है और इसका मान कितना आ गया, 15400। बात समझ आ रही है ना, यहां इस चीज को अच्छी तरह समझ लेना, ये चीज ध्यान में रखना बस, ठीक है। पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान है 100। आर का तो क्या है, स्क्वायर है भाई, चलिए स्क्वायर है तो 2 बार गुणा में लिख दें, और क्या होगा। ऊंचाई कितनी है, सॉरी ऊंचाई का मान दे रखा है ना, आर का नहीं, ऊंचाई का मान दे रखा है, आर आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। आर का मान तो आपको ज्ञात करना है, तो आर का स्क्वायर लिख दिया और ऊंचाई का मान दे रखा है 100, ठीक। आर है नहीं अपने पास में, ऊंचाई है 100, ठीक है ना। चलिए बराबर है 15400। कोई दिक्कत किसी के नहीं है ना। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। देखिए संख्या काटने वाला तरीका मैंने आपको पहले समझा दिया है कि ये दोनों जीरो अंश में है, इधर दोनों जीरो भी अंश में, दोनों का पक्ष अलग 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 बैठे हैं तो आपस में कट जाएंगे, ठीक है। चलिए इधर बचा 22/7 इंटू आर का स्क्वायर। तो ये 22 से 154 को काट रहा है, 22 से कम 22, 22 7 154। कोई दिक्कत किसकी विद्यार्थी नहीं है ना। तो आर स्क्वायर बराबर, इधर तो बचा हुआ है 7, बचा हुआ है ये जो 7 भाग वाला है, इसका मैं उधर पक्षांतरण करूं तो ये आ जाएगा गुणों में, 7 7 के गुणों में आ गया। आर स्क्वायर बराबर है 7 इंटू 7, तो आर बराबर हो जाएगा विद्यार्थियों 7, या फिर मैं इसको और अच्छी तरह से आपको समझना है तो एक्सप्लेन कर लेता हूं कि आर स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7 करोगे तो कितने हो जाएंगे, 49। अब वर्ग घटाओगे, यहां से क्या करोगे, वर्ग घटाओगे, तो जब इसका वर्ग घटाएंगे तो अपने पास में क्या हो जाएगा, यहां लिख लेता हूं, देखिए आर स्क्वायर बराबर 49 है, तो जब आर का स्क्वायर हटाओगे तो सामने वाली संख्या का क्या किया जाएगा, रूट। भाई इसका वर्ग घटाओगे, उसका वर्गमूल ज्ञात करना पड़ेगा, और 49 का वर्गमूल वापस कितना हो जाएगा, 7। ये आ गई त्रिज्या। समझ आ गई बात ना। जब त्रिज्या पूछ लेते तो त्रिज्या हो गई 7 सेंटीमीटर में ले लिया सारा मान, तो ये सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई मीटर में थी, सेंटीमीटर में बदल दिया अपन ने, और ये लीटर वाला मान भी अपन ने किस में लिया, सारा सेंटीमीटर में लिया, तो त्रिज्या भी क्या आ गई 7 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा गया क्षेत्रफल, उस भाग का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, किसका, उस टंकी का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है जिस टंकी की धारिता है जो लगभग कितनी 15.4 लीटर हो। तो अब यहां बात समझ में नहीं आ रही आपके कि भाई संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है या वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। देखिए अब तो जब टंकी है, अब यदि केवल वक्र पृष्ठ ज्ञात करोगे
ये केवल वक्र प्रश्न देते हैं आपको कि भाई इससे टंकी बना करके फिर इसमें पानी डालो आप, क्या रह जाएगा? संभव है नहीं है ना। तो उसमें पेंदे की जरूरत तो रहेगी ना भाई, पेंदे की जरूरत रहेगी उसमें, ठीक है। जब पेंदे की जरूरत है आपको, आगे बात समझे, जब पेंदे की आपको जरूरत है, क्यों है? क्योंकि इस टंकी में पानी भरना है, धारिता की बात कर रहे हैं भाई, इतने लीटर इसमें धारिता है, तो केवल इस पर वक्र प्रश्न है तो धारिता रह नहीं सकती। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, जब ऐसा प्रश्न आ जाए और जिसमें आपको वक्र प्रश्न या संपूर्ण प्रश्न की कोई चर्चा नहीं की जाती है, तो वहां जनरली आपको हमेशा संपूर्ण प्रश्न का ध्यान में रखना है। किसका? संपूर्ण प्रश्न का ध्यान में रखना है। आपको वक्र प्रश्न क्षेत्रफल या फिर संपूर्ण प्रश्न की बात नहीं कर जा रहे, आपको केवल सीधा क्षेत्रफल पूछ ले, ठीक है। और यहां तो बात सीधी स्पष्ट आपको शब्दों से पता चल रही है कि धारिता की बात कर रही है, तो उसका पहले तो जरूरत है ही। आगे बात समझ, तो यहां संपूर्ण प्रश्न का क्षेत्रफल ज्ञात करना अपने को, और सूत्र क्या होता है संपूर्ण प्रश्न का? 2πr कोष्टक h प्लस r, ठीक। तो ये 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r का मान 7, कोष्टक h का मान भी 7, सॉरी h का मान 100 और r का मान 7। कोई दिक्कत किसी के नहीं है ना। तो ये 7 से 7 तो कट जाएंगे, प्लस का चिन्ह सॉरी बजाओ, ये प्लस, ठीक। 22 × 2 44, कोष्टक हटाएंगे गुणों का चिन्ह लग जाएगा। 100 + 7 107। कोई दिक्कत किसी के नहीं है ना। तो 44 का गुणा 107 से, देखिए 107 × 44, 7 चौक 28, शेष बचे 2, 4 का 0 से करोगे 0 हो जाएगा, 7 का 4 से करो 7 चौक 28 और 2 शेष फल वाले 28 और 2 30, शेष बचे 3, 4 का 1 से, इस 4 का 1 से, 4 एकम 4, यहां हो जाएगा 0, यहां भी हो जाएगा 0, तो 4 एकम 4, 3 शेष वाले, 4 और 3 7। कोई दिक्कत किसी के नहीं है ना। चलिए अब ये हो गया क्लियर, ये बचा 4 एकम 4 ही बस, यहां 0 हो जाएगा तो 4 एकम 4, ठीक। ये आ जाएगा आंसर अपना 4708। कोई पॉइंट वगैरह वगैरह नहीं है ना, नहीं है। चलिए यहाँ ये हो जाएंगे 4708। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 4400 तो वैसे भी हो रहे थे और 700 और कर लेते तो ये हो जाते 308। आगे आंसर अपना क्षेत्रफल किस में आएगा, ये बात ध्यान रखना, वर्गीकरण इसमें सेंटीमीटर की रहेगी या मीटर की रहेगी। यहाँ भले ही मीटर दे रखा है पर अपने सारी राशि किस में बदलती थी, सेंटीमीटर बदल दिया है, तो ये हो जाएगी वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। 4708 वर्ग सेंटीमीटर। आगे बात समझ में यहाँ तक। तो ये कुछ एक प्रश्न दिए हुए थे आपको क्लास में, ठीक है ना। हल करने के लिए तरीका मैंने आपको इसमें बता दिया। यहाँ संपूर्ण पूरी क्लास इससे संबंधित ली थी, जो प्रश्न आपको दिए हैं उसमें कहाँ किस में दिक्कत आई आपने चित्र समझ लिया। इस प्रकार के और भी प्रश्न बनते हैं तो आप उनको प्रैक्टिस करिए। तो मैंने आयतन का ले लिया, क्षेत्रफल का ले लिया, वक्र प्रश्न का ले लिया, संपूर्ण प्रश्न का ले लिया, सारे प्रश्न आपको मैंने यहाँ ले लिए, ठीक है। कोई राशि दे करके कोई राशि गायब कर दिया, कई बार जैसे यहाँ ऊंचाई दी है त्रिज्या दी नहीं है, तो इस प्रकार के कोई प्रश्न बनते हैं तो आराम से आप ठंडे दिमाग से हल करिए और ऐसे प्रश्नों को प्रैक्टिस करते रहिए। तो ये था बेलन से संबंधित अपना आयतन, क्षेत्रफल, जिसमें वक्र प्रश्न और संपूर्ण प्रश्न, सारे प्रश्नों को मैंने यहाँ ले लिया है। तो ये बेलन का जो मैटर था वो यहाँ पूरा कर रहा हूँ। कल के क्लास में या आगे जो भी क्लास होगी अपनी जब भी, तो उसमें क्या करेंगे अपन, एक बेलन का छोटा सा भाग बचा हुआ है वो खोखला बेलन, खोखले बेलन संबंधित कैसे प्रश्न बनते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर शंकु लेंगे, शंकु के बाद गोला लेंगे, ऐसे आगे कंटिन्यू क्लास करेंगे। तो यहां तक आज तक बात समझ में आ गई होगी विद्यार्थियों, ठीक है ना। तो आज की क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।